खिलाफ है। देखिए अतुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आज किसान खेतों से बाहर निकलकर सड़कों पर नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर जो बिल आया है उसका लगातार वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ अमूमन तौर पर जो किसान है वो इसका विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसके 200 बिंदुओं को इसमें जोड़ा गया है, और लगातार चाहे वो पिछले बार की बात हो या इस बार जब सत्ता में बीजेपी आई हो, तो लगातार यही कोशिशें रही कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर किसानों की आय को 2 गुना किया जाए। और अब कृषि बिल 2020 जब आया है तो निश्चित तौर पर सरकार तो यही कह रही है कि किसानों के फायदे की बात है, लेकिन लगातार किसान इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष भी लगातार संसद से लेकर सड़क तक सत्तारूढ़ पार्टी का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद हैं और उनसे ही जानते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति रही उस बीच अब क्या परिस्थितियां बनती हैं कि एक किसान खेतों से बाहर आकर अब सड़कों पर नजर आ रहा है, और आप किस तरह से देखते हैं अपने नजरिए से? ये कुछ ऐसा है जी कि यहाँ दक्षिण हरियाणा का भौगोलिक स्थिति अलग तरह की है। दक्षिण हरियाणा अलग तरह से है। दक्षिण हरियाणा का किसान बिल्कुल इस समय 2 फसलों के बीच में है। एक बाजरे की फसल हमारे मेहनती किसान है, जो कोई गुड़गांव में कंक्रीट का बसापत हो गई वो अलग बात है, लेकिन कुछ यहाँ पे है वो जो किसान है वो मेहनती किसान है, वो बाजरे की फसल को कलेक्ट करना चाह रहा है। सबसे पहले तो इकट्ठी करें, उसको मंडी में भेजें। क्या आपको लग रहा है जो बिल आया है वो आपके फायदे के लिए है, और जो किसान विरोध कर रहे हैं तो उनमें क्या वो क्यों गुमराह हो रहे हैं? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्या उनकी मांगों के अनुरूप वो बिल में नहीं आ पाया? दक्षिण हरियाणा ज्यादातर सरकार या इनका भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा समर्थन में है। और रही बात जो किसान यूनियन वगैरह हैं उनका यहाँ पर कार्यक्रम को अगर कर रहे हैं तो हम समझना भी चाहते हैं, अपने दर्शकों को समझाना भी चाहते हैं। और सिर्फ दक्षिण हरियाणा की बात नहीं है, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। इस चर्चा से कई बिंदु उजागर होंगे, और पंजाब में क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश तक इसकी हवा गई है, अन्य राज्यों का क्या हाल है, वो भी हम समझेंगे। हम समर्थन और विरोध की बात यहां पर किस पार्टी को किसके इलाके में मिलती है उस पर कोई हम चर्चा नहीं कर रहे। देवेंद्र, एक पहलू मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जो यहां पर बंद का आह्वान किया गया, हमने कई बार देखा है कि एक राजनीतिक तौर पर प्रोपेगेंडा भी होता है। वहां पर सरकार पर अलग आरोप लगते हैं, पक्ष विपक्ष अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक आम अन्नदाता, एक आम व्यक्ति अगर उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में शामिल होता है तो समझ से परे होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहां क्यों खड़ा है। क्या वाकई ये परिस्थिति इस बार भी दिख रही है? और जैसा संशोधन किया गया उसमें एमएसपी को लेकर, C2 रेट को लेकर, या फिर मंडियों की व्यवस्था को लेकर, ये मोटी मोटी 2-3 आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों को कितना समझ पा रहे हैं? कैसे लग रहा है कि हमारे खिलाफ जा रही है, एक आम अन्नदाता की जुबानी? देखिए अतुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ी विडंबना है हमारे इस भारत देश की कि अन्नदाता आज सड़कों पर है, लेकिन क्या उसके पीछे का षड्यंत्र है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां इस तरह के आंदोलनों में सेकती हैं। और इस वक्त आपके यदि आप देखें, एमएसपी को लेकर लगातार जिस तरह की मांग उठती रही है, क्या अब इस बिल आने से आप संतुष्ट हैं? क्या आय दुगनी होगी किसान की? आय दुगनी को तो भाई देख, हम मोदी का समर्थन में, मोदी जी का समर्थन में। मेरी बात सुन पहले, अरे बिल का बारे में बेरना ये बढ़िया है घटिया है। आड़ती थे किसान अलग होना ना चाहे, आड़ती की फसल बेचनी चाहे किसान बिना। लेकिन अभी भी ये विरोध रहता है कि आड़त पे जब लेके जाता है तो किसान नहीं बिक पाता है। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। इन तमाम किसानों से मैं सीधे मुखातिब कराऊंगा ओपी धनखड़ साहब को, और इनके सवालों का वो सीधे जवाब खुद भी देंगे, इनको समझाएंगे, इनकी चिंता को दूर करेंगे। देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच में किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन हो, हाईवे हो, वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। क्योंकि अक्सर
आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व कुछ और अराजकता करते हैं, ऐसे अंदेशे भी हैं और पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। अंबाला में किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, यमुनानगर और सोनीपत। 6 तस्वीरों से आप तस्वीर को और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सन्नाटा कहां पसरा है, बंदी कहां पर की गई है, फोर्सेस कहां पर लगाई गई हैं, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। दो पहलू यहां पर निकल कर आते हैं कि एक तरफ हमारा अन्नदाता जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करे, लेकिन अगर वो आंदोलन करने उतरा है तो जरूर कोई चिंता होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी चिंता का अपना एक आधार बनाकर या उसकी चिंता को एक माध्यम बनाकर कुछ लोग अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे तो वो अपने आप में चिंता का विषय होता है। सरकारी तंत्र को इनपुट है कि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है और इस आंदोलन के नाम पर कुछ घटनाएं कराई जा सकती हैं, इस वजह से सुरक्षा लगाई गई है। लेकिन विपक्ष इसको खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि असल में आवाज दबाने की सरकार की ये कवायद है। ये तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो अन्नदाता की है, किसानों की है। अन्नदाता अपनी बात को रखने के लिए आज प्रदर्शन में शामिल है। तमाम जगहों पर ट्रेनों के रूट बंद किए गए हैं, खासतौर से पंजाब जाने वाली ट्रेनें, क्योंकि पंजाब में 2 से 3 दिन के लिए बकायदा इंतजाम के साथ अन्नदाता ट्रैक पर बैठ चुका है। राजनीति का एक अलग पहलू वहां पर अलग तरीके से दिखाई दिया। वहां पर सरकार किसकी है और किस तरीके से विरोध लगातार हो रहा था। खुद वहां के मुख्यमंत्री मोर्चा खोल रहा है, लेकिन उसके साथ ही बस सेवा भी बाधित की गई है या बस सेवा में भी डाइवर्जन किया गया है। ये सारी चीजें सुरक्षा के लिहाज से की जा रही, ये तर्क दिया गया है। लेकिन उससे इतर विपक्ष कहता है और खुद कई संगठन कह रहे हैं कि आवाज दबाने की कवायद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। लेकिन सबसे अहम बात कि जो बिल आया है उस बिल से कितना नुकसान है अन्नदाता का या कितना फायदा है अन्नदाता का। अगर फायदा है तो फिर आपत्ति कहां पर है। खासतौर से अगर हम देखें तो जिस वक्त केंद्र की तरफ से यह अध्यादेश आया और उसके बाद वहां पर वो बिल का स्वरूप लेता है सदन के अंदर, उसी बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मुखातिब होते हैं प्रदेश की जनता से। और प्रदेश की जनता से मुखातिब होने के साथ उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बिंदु अच्छा उठाया था। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा और मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वो इसमें एक लीगल एंगल को जोड़ें। अगर कोई दिक्कत आती है कंपनी से लेन देन में, जो सीधे डायरेक्ट अगर खरीदी होती है, खरीद बिक्री की प्रक्रिया में अगर किसान और कंपनी या कोई ऐसा प्राइवेट व्यक्ति है उसके साथ कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसके पास लीगल चैलेंज करने का ऑप्शन हो, यानी न्यायिक व्यवस्था हो। और अगर वहां से कुछ नहीं हो पाया तो हम यहां पर अपनी तरफ से संघीय व्यवस्था का जो फायदा हो सकता है उसमें अपने स्तर पर लोकल लेवल पर भी हम न्यायपालिकाओं की व्यवस्था कराएंगे।